बच्चों, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 पूरी की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं उस एक्सरसाइज के लिए। अ, पहला जो कंसेप्ट है, देखिए, ये कोऑर्डिनेटर है, यस और नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ना, मैं इनको नाम दे रहा हूँ। यहाँ 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, इनको नाम दे रहा हूँ मैं, ए बी सी और डी। ठीक है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। अब देखो, अगर आप नोटिस करो, ये एंगल ए है ना, हमारा एंगल ए, और ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, बिल्कुल अपोजिट है, तो इन्हें बोलते हैं, ये अपोजिट एंगल है। क्या है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल होगा आमने सामने वाले। ठीक है, वैसे ही ये डी और ये बी, ये दोनों भी आमने सामने है ना, तो इनको भी क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल। तो पहला कंसेप्ट था अपोजिट एंगल्स का। ठीक है, अपोजिट एंगल, ये पहला कंसेप्ट, जिस तरह से एंगल अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब आप नोटिस करो, अगर ये आप एंगल ए को देखो और बी को देखो, तो ये अपोजिट नहीं है, ये पास पास में ना, ये पड़ोसी है। तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे ए और बी आपस में क्या है? एडजेसेंट है, पड़ोसी है। आप नोटिस करो, ए और डी, डी भी आपस में पड़ोसी है ना, तो ए और डी भी एडजेसेंट है। बस समझ में आ रही है? और देखो, और है एडजेसेंट, हम उसे पड़ोसी देख लें, बी और सी भी पड़ोसी है, तो एंगल बी और एंगल सी ये भी एडजेसेंट है, और एंगल डी और एंगल सी भी आपस में क्या है? एडजेसेंट। एंगल डी एंड एंगल सी। बात समझ में आ गई? तो ऑपोजिट क्या होता है? आमने सामने वाले। ए और सी अपोजिट है, डी और बी अपोजिट है। एडजेसेंट क्या होता है? पड़ोसी, पास में। तो ए के पास में कौन सा है? बी। ए के पास में डी है, तो ए और बी भी एडजेसेंट है, ए और डी भी एडजेसेंट है। बी और सी एडजेसेंट हो गए, पड़ोसी है, और डी और सी भी क्या है? एडजेसेंट, क्योंकि पड़ोसी है, पास वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारे, वो है, जैसे एंगल पड़ोसी होते हैं वैसे ही साइड भी होती है ना। तो चेक करते हैं, एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट ऑपोजिट साइड पढ़ेंगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो देखिए, आप नोटिस करो, ये जो साइड है हमारी ना, ए बी, ये वाली साइड, इसके जस्ट सामने कौन सी है? सी और डी है ना, ये आमने सामने है, ए बी और ये सी डी, ये बिल्कुल आमने सामने है ना दूसरे के। इन्हें बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। क्लियर है? वैसे देखो, एक और है, ए और डी, ये ए और डी ये वाली साइड, और बी और सी ये वाली साइड, ये भी आमने सामने है, तो ये भी क्या है? एडजेसेंट। तो सॉरी, ऑपोजिट है। ए डी और बी सी ये भी क्या होगी? अपोजिट हो गई हमारी साइड। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब पढ़ते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब कुछ नहीं है, उसके पड़ोसी। तो नोटिस करो, देखो ये साइड ए बी है, ठीक है, तो इसकी पड़ोसी, इसके बिल्कुल, इसके कौन चिपका हुआ है? मतलब इसके पड़ोसी कौन है? देख, तो ये बी सी। तो ये जो ए बी है, ए बी का पड़ोसी कौन है? एक तो बी सी है, बिल्कुल पास में है, तो ए बी और बी सी को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। और वैसे देखो, ए बी के तो ए डी भी पास में है, बिल्कुल चिपकी हुई, पड़ोसी है, तो ये ए बी और ये ए डी, ये भी क्या है आपस में? एडजेसेंट साइड। ठीक है, और देखो, अब पकड़ते हैं बीसी को, तो बीसी के देखो पड़ोसी सी डी भी है, तो बीसी और ये सी डी, ये भी क्या है आपस में? एडजेसेंट साइड है, बिल्कुल पड़ोसी है ना, ये देखो। करेक्ट है? तो ये था कंसेप्ट अपोजिट साइड्स का, और अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल का ये बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा इस चैप्टर में पूरा जो फोकस रहेगा ना, वो रहेगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। अभी हमारा पूरा फोकस चला जाएगा कोऑर्डिनेटर्स पे।
अभी तक हम पढ़ रहे थे पॉलीगन के बारे में, पढ़ रहे थे हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब पढ़ रहे थे ना। अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान जाएगा केवल और केवल कोऑर्डिनेटर्स पे। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें 4 साइडें होती हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेटर्स लेंगे। इसी में जो सबसे पहला वाला है वो है ट्रेपीजियम। जो फर्स्ट है वो है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, कैसे पहचान, ध्यान से देखना। बी। अब इस आप इस फोटो को ध्यान से देखो। इसमें 4 साइड है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर तो होना ही चाहिए। अब ट्रेपीजियम कब बोलेंगे? उसके लिए जो 2 शर्तें लागू होनी, 3 शर्तें। पहला तो वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें 4 साइडें होनी चाहिए, तो पहला तो हो गया, ये कोऑर्डिनेटर तो है। फर्स्ट क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट जरूरत है कोऑर्डिनेटर की, वो तो पूरी होगी। सेकंड जरूरत क्या होती है? देखो आप नोटिस करो, इसमें एडी और बीसी है ना, एडी और बीसी ये अपोजिट साइड्स है, ठीक है, एडी और बीसी। वैसे ही एबी और एबी और ये सीडी, ये भी क्या है? ये भी अपोजिट साइड है कि नहीं है? तो अब आप नोटिस करो, ये AB और ये CD ये आपस में पैरेलल है। कैसी है? AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD तो पैरेलल है। तो एक जो जोड़ा है अपोजिट साइड का, एक जोड़ा, ये AB और CD वाला, ये तो पैरेलल है। अब जो दूसरा बचा हुआ जोड़ा है ये वाला, देखो ये पैरेलल नहीं है। AD और BC पैरेलल नहीं है। क्यों? अगर मैं इनको आगे लेके जाऊं ऐसे, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं टच हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें यू लेके जाऊं तो ये तो ऐसे जाएगा, तो ये जाएगा ऐसे, आपस में कहीं ना कहीं टच हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एडी और बीसी ये पैरेलल नहीं है। तो शर्त क्या होती है कि 2 जोड़े होंगे अपोजिट साइड के, एक जोड़ा और 2 जोड़ा, उसमें से एक तो होना चाहिए पैरेलल, एक तो पैरेलल होना चाहिए, और जो दूसरा है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। एक पैरेलल होना ही चाहिए, एक तो पैरेलल होगा और दूसरा पैरेलल नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो। मैंने एक ये फोटो बनाया है। अब चेक करते हैं कि ये ट्रेपीजियम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप नोटिस करो, सबसे पहला होना चाहिए कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें 4 साइडें होनी चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 तो है। अब आते हैं सेकंड वाली शर्त पे। क्या होती है कि जो 2 अपोजिट साइड्स होगी ना, 2 जोड़े होंगे अपोजिट साइड्स के, उसमें से एक होना चाहिए पैरेलल, एक पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक तो ये और ये अपोजिट साइड्स है, ठीक है। अब देखो नोटिस करो, अगर मैं इनको ऐसे आगे बढ़ाऊं, इस वाली को ऐसे आगे बढ़ाऊं, तो ये यहाँ जाएगी, और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे, यहाँ पे डैश डैश करके, देखो ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। तो अगर ये दोनों लाइन आगे आगे कहीं भी जाके मिलेगी तो ये तो पैरेलल नहीं हुई। अब इसको और इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये भी यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल नहीं है और ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। तो ये ट्रेपीजियम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम के लिए क्या शर्त होती है कि कम से कम एक जो जोड़ा होता है, एक जोड़ा जो होता है वो पैरेलल होना चाहिए, और जो दूसरा वाला होता है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वो कहलाएगा आपका ट्रेपीजियम। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, चेक करते हैं क्या ये ट्रेपीजियम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहली शर्त वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें 4 साइडें होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, कोऑर्डिनेटर तो है। अब सेकंड शर्त क्या है कि जो 2 जोड़े होंगे अपोजिट साइड के, उसमें से एक तो पैरेलल होगा, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो 2 लाइन है ये तो आपस में पैरेलल है, ये वाली और ये वाली है ना, ये पैरेलल है, देखो ये पैरेलल है। तो एक तो जोड़ा अपोजिट हो गया, ये अपोजिट साइड से पैरेलल हो गई। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों भी पैरेलल है, नोटिस करो, है ना। ये अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, ये कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों ही जोड़े पैरेलल हो गए, तो ये भी ट्रेपीजियम नहीं है। ट्रेपीजियम के लिए एक तो पैरेलल होना चाहिए और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। बात समझ में आ रही है? तो देखो, जो लाइंस पैरेलल नहीं होती है ना, ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है, तो
इन्हें बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल नहीं है उन्हें बोलेंगे नॉन पैरेलल साइड। क्लियर है? अच्छा, अब एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। मैं आपके सामने दो अलग अलग ट्रेपेजियम बनाऊंगा, ठीक है? एक ये बनाया मैंने, एक ये ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है? चलो, अब आप नोटिस करो, इस ट्रेपेजियम के अंदर में जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है, ये तो नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। देखो ये दोनों इक्वल है ना? जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, 5 और 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है आपस में। पर नोटिस करो, ये वाली 1 है, ये वाली 2 है, ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है तो इसे बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। बात समझ में आ रही है? तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, इक्वल नहीं है तो सिंपल बोलेंगे ट्रेपेजियम। बात समझ में आ रही है? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है? अगर अपने ये वाली जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल नहीं है तो सिंपल बोलेंगे ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो ये तो था हमारा पूरा डिस्कशन ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है ना? अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लेंगे इसमें काइट, पतंग, जिसे हम पतंग भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं काइट। देखो काइट का जो पहली शर्त है वो तो होती है कि वो होना चाहिए एक तो कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें 4 साइडें होंगी, ठीक है? पहली शर्त तो ये होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो काइट की पहली शर्त वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें 4 साइडें होगी। तो इसमें है 4 साइडें, 1 2 3 4, 4 साइडें होगी इसमें, ठीक है? अब जो नेक्स्ट शर्त है इसकी, काइट की, वो क्या होती है? आप नोटिस करो, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में यहाँ पे चिपकी हुई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? तो ये और ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये और ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। और अब बची हुई दो, ये वाली और ये वाली भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जो दो पेयर है एडजेसेंट साइड है ना, ये देखो, ये दोनों साइड पड़ोसी है, एडजेसेंट साइड है ना, पड़ोसी है यहाँ पे। तो जो दो पेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में इक्वल होना चाहिए और ये आपस में इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब उसे बोलेंगे काइट। एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना? उससे बेटर समझ में आएगा। सो देखिए, ये काइट है, ये और ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये काइट है? तो देखो, समझते हैं। ये और ये तो इक्वल है आपस में, ठीक है? और ये भी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, करेक्ट है? पर यहाँ पर दिक्कत, ये काइट नहीं हो सकता। क्यों? आप नोटिस करिए, अब यहाँ पे ये वाले भी इक्वल हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये इक्वल हो और ये इक्वल हो, मतलब ये और ये इक्वल नहीं होने चाहिए। फिर अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये वाला इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये फिर काइट नहीं, ये वाला हमारा काइट का एग्जाम्पल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
अच्छा क्या ये काइट है? चेक करते हैं, देखो इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो एक जोड़ा इक्वल हो गया, यहाँ पे भी ये वाला जोड़ा इक्वल हो गया, ठीक है। और ये इक्वल नहीं है, तो ये भी काइट का एग्जाम्पल है। मैंने इसको थोड़ा घुमा के बना दिया, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये भी काइट का एग्जाम्पल है। तो काइट का सिंपल डेफिनेशन है, क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, साथ में ये जो साइड से ये वाली दो दो जोड़े ले लो, एडजेसेंट के दो जोड़े, एक ये वाला, फिर बचा हुआ ये वाला, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। करेक्ट है? जैसे कि यहाँ पे ये इक्वल नहीं था, क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है, दो जोड़े तो हो गए। पर दिक्कत ये है कि अब ये वाला इसके भी इक्वल हो रहा है। देखो इस जोड़े को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? इस वाले जोड़े को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसका ध्यान रखना पड़ेगा काइट में हमें। तो ये है हमारी काइट की डेफिनेशन, ठीक है। अब काइट के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। काइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि देखो अभी हमारा यहाँ पे आप नोटिस करो, ये वाला एक एंगल है, ठीक है, और ये वाला यहाँ भी एक एंगल है। क्लियर है? चलो ये मान लेते हैं कि ये वाला आपका 60 है और ये वाला आपका 40 है। ऐसे ही मैंने एक रैंडमली दो नंबर लिए, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसको और इसको मिलाऊंगा तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। करेक्ट है? आप नोटिस करो, इस डायगोनल ने इस वाले एंगल के दो टुकड़े कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला ने, दो टुकड़े हो गए। सिमिलरली इस डायगोनल ने इस पूरे एंगल के भी दो टुकड़े कर दिए, ये वाला और ये वाला, दो टुकड़े हो गए। अब देखो काइट के अंदर में जब भी हम डायगोनल बनाएंगे तो एंगल के दो टुकड़े हो जाएंगे और ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे। अगर देखो ये पूरा 60 है तो ये वाला 30, ये वाला 30, ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे हमेशा। ये वाला पूरा अगर 40 है तो ये वाला 20 और ये वाला 20 होगा। तो इसे बोलते हैं बाई, देखो जब दो चीजें इक्वल पार्ट में टूटती है ना तो उसे बोलते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में टूटना। उस वर्ड का मतलब ये होता है। हम क्या बोलेंगे? जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उनके दो टुकड़े करेंगे और दोनों कैसे होंगे? इक्वल। अब देखो जैसे कि ये वाला ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो इसको ले लेते हैं, अगेन 80 ले लेते हैं इसको, और इसको भी ले लेते हैं 80। सिर्फ मैंने नंबर मन से लिया, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको इसको मिलाऊंगा तब ये भी डायगोनल है। करेक्ट है? अब देखो इस डायगोनल ने भी इस वाले के दो टुकड़े कर दिए हैं, ये वाला और एक ये वाला, और इसके भी दो, इसके इस एंगल के भी दो टुकड़े हो गए हैं, ये वाला और ये वाला। ये भी, ये दोनों टुकड़े भी इक्वल होंगे, मतलब अगर ये पूरा 80 है तो ये वाला 40, ये वाला 40, ये वाला अगर ये पूरा 80 है तो ये वाला 40 और ये वाला भी 40। अब दोनों टुकड़े इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पार्ट में उसको तोड़ना, इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करना। क्लियर है? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी काइट के बारे में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पहले, और ये बहुत ही बस प्रॉपर्टी मालूम होनी थी आपको। जितना आपको प्रॉपर्टी माइंड में क्लियर होगी उतने ही अच्छे से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रॉपर्टी को हमेशा माइंड में आपको क्लियर रखना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो कि वहां पे फोकस किस बात पे किया गया। हो सकता है कि आपको एक बार समझ में ना आए, आप चाहे तो नेट की हेल्प भी ले सकते हैं। उसको बार बार पिन पॉइंट करो उस पॉइंट को, वो जितना क्लियर आपकी डेफिनेशन होगी उतने ही आपको अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पार्ट है पैरेललोग्राम। लगभग ये पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम पे ही टिका हुआ हमारा। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होने के लिए दो शर्तें होती है, सिर्फ दो शर्तें। देखो डेफिनेशन सुनना, सिर्फ दो शर्तें हैं। पहला, वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटर, मतलब उसमें चार साइडें होनी चाहिए। और जो दूसरी शर्त है वो ये होती है कि टू पेयर्स ऑफ अपोजिट
साइड्स होने चाहिए आर पैरेलल। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, ठीक है ना। देखो, पहली डेफिनेशन क्या है, वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटर। तो ये कोऑर्डिनेटर है क्योंकि इसमें चार साइडें हैं, दिख रहा है आपको, एक दो तीन और चार। अब पैरेललोग्राम होने के लिए दूसरी शर्त क्या है वो समझना। देखो, अब पहले पहले हमको लेना अपोजिट साइड्स, तो ये और ये अपोजिट साइड्स है, तो जो भी अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल ही होनी चाहिए। देखो, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं ऐसे तो भी नहीं मिलने वाली, और इसको भी मैं ऐसे पीछे लेके जाऊं तो भी कभी नहीं मिलेगी। तो ये पैरेलल है। और अब बची हुई दो अपोजिट साइड्स, ये वाली और ये वाली, है ना, ये वाली, ये भी पैरेलल होनी चाहिए आपस में। ये भी क्या होनी चाहिए, पैरेलल। देखो ये पैरेलल है, तो मैं इसको यू लेके जाऊं तो भी कभी नहीं मिलेगी, और हम इसको नीचे लेके आए तो भी आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो जो दो जोड़े हैं, एक ये जोड़ा अपोजिट साइड्स का और एक ये वाला जोड़ा ना, टू पेयर्स। किसका जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, दो जोड़े, किसके जोड़े, अपोजिट साइड्स के। तो ये एक जोड़ा हो गया अपोजिट साइड्स का और एक ये जोड़ा हो गया अपोजिट साइड्स का, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में यही फर्क है। ट्रेपीजियम क्या होता है, ध्यान से देखना, उसमें भी दो 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 साइड, दो जोड़े होते हैं अपोजिट के, एक ये वाला और एक ये वाला। पर ट्रेपीजियम में एक जोड़ा तो होता है पैरेलल और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होता है, इसलिए ट्रेपीजियम का पैरेललोग्राम नहीं है। बात समझ में आ रही है। ट्रेपीजियम में शर्त क्या होती है कि जो एक जोड़ा होना चाहिए पैरेलल, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों ही पैरेलल होने चाहिए। बात क्लियर हो रही है आपको, सिर्फ यही डेफिनेशन है। अब देखो, अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे पैरेललोग्राम के, देखना। मैंने फोटो बनाया, क्या ये पैरेललोग्राम है, चेक करते हैं। तो पहले क्या होना, पहली शर्त कोऑर्डिनेटर, एक दो तीन चार, टिक टिक हो गया। दूसरी शर्त क्या है, दो जो जोड़े हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होने चाहिए। तो देखो, पहला ये वाला जोड़ा, तो ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल, ये देखो दोनों तरफ बढ़ाओ, कभी नहीं मिलने वाला। अब जो दूसरा जोड़ा है, ये वाला और ये वाला, ये भी पैरेलल दिख रहा है हमें। देखो, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो भी कभी नहीं मिलेगा, इसको नीचे लेके आओ तो भी नहीं मिलेगा। मतलब जो दोनों जोड़े हैं वो दोनों ही पैरेलल है। तो ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि दोनों ही शर्तें इस पे लागू हो रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो रेक्टेंगल है कि नहीं है। बिल्कुल, ये रेक्टेंगल है। क्या किसी इंसान के दो नाम नहीं होते क्या, एक नाम होता है स्कूल में, एक नाम होता है घर में, किसी के तो तीन तीन नाम भी होते हैं। वैसे ही रेक्टेंगल के दो नाम है, इसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं, इसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं और इसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दो नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर है। अब नोटिस करें, ये भी पैरेललोग्राम है, चार साइडें हैं और जो दो जोड़े हैं अपोजिट वो पैरेलल है। देखो, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है आपस में। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर के भी दो दो नाम है। एक पैरेललोग्राम भी, उसको हम चाहे तो स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और चाहे तो हम उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, चार साइडें होनी चाहिए और दूसरा दो जोड़े अपोजिट पैरेलल होने चाहिए, खत्म। बस इतना लागू होता है तो पैरेललोग्राम है, वरना वो नहीं है, खत्म, सीधी बात। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब हम, ये तो था पैरेललोग्राम का डिस्कशन। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। पूरी एक्सरसाइज 3.3 इसी प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। आपको ध्यान से सुनना है, इस प्रॉपर्टी को जितना हो सके प्रॉपर्टी को समझना है। जब तक समझ में ना आए वापस से रिवर्स करो, वापस से देखो उसको। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है समझना, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। देखो, पहले देखो, ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल पैरेललोग्राम के लिए ही है, ये ट्रेपेजियम के लिए नहीं है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये प्रॉपर्टी होगी, अगर वो पैरेललोग्राम नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं होगी। पैरेललोग्राम के लिए ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं।
पहली शर्त तो पैरेललोग्राम होना चाहिए, उसके बाद में ही ये सब बातें होंगी। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम पे ही बातें कर रहे हैं हम। टाइट ट्रेपीजियम यहाँ पे कवर नहीं होंगी, ये प्रॉपर्टी उन पे लागू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम पे ही लागू होगी। ध्यान सुनना, पहली प्रॉपर्टी देखो, इस पैरेललोग्राम के अंदर में ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, आमने सामने है, मतलब अपोजिट साइड से। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ध्यान रखना, ए बी और ए डी ये पड़ोसी है, एडजेसेंट है, इनकी बात नहीं हो रही है, अपोजिट्स की बात हो रही है, जो आमने सामने होती है। तो ये और ये इक्वल होगी, और अब बची हुई ए डी और आपकी बी सी, ये भी इक्वल होंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों भी होगी इक्वल और ये दोनों भी इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये पहली शर्त। अब आते हैं दूसरी शर्त। ये तो बात होगी अपोजिट साइड्स की। अब बात करेंगे अपोजिट एंगल्स की। देखो नोट करो, एंगल ए और एंगल सी है ना, एंगल ए और आपका एंगल सी, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये वाला आपका 80 है तो ये वाला भी आपका 80 होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कर लो, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए बोल रहा हूँ। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर है? देखो अब आप बोलोगे डी और बी भी तो अपोजिट एंगल्स है, आमने सामने, यस ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल डी और एंगल बी ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये है 100 तो ये भी 100 ही होगा। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। देखो एंगल ए और एंगल सी तो है अपोजिट एंगल्स है, पर एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है? ये दोनों है एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी है। अब देखो तो एंगल ए और एंगल बी को अगर आप जोड़ोगे ना, आपका आंसर हमेशा 180 आएगा। मतलब जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 180। अच्छा याद करो, 180 किसे बोलते हैं? अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। दो होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनको दो एंगल का अगर ऐड करने पे 90 आता है तो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल को ऐड करने पे 180 आता है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, पड़ोसी वाले, सिर्फ पड़ोसी की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये दोनों कौन से वाले? अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, पर इनको जब आप ऐड करोगे ना आपका आंसर हमेशा 180 आएगा। ठीक है? देखो अब बोलोगे, देखो एंगल ए और एंगल डी ये भी तो पड़ोसी है ना, एडजेसेंट है, इनको भी ऐड करने पे 180 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे कैसे? एंगल डी और एंगल सी भी तो पड़ोसी हैं, तो इनको भी ऐड करने पे 180 है। जितने भी एडजेसेंट एंगल है सबको ऐड करने पे 180 आएगा। देखो एंगल बी और एंगल सी ये भी तो पड़ोसी है, तो इनको भी ऐड करने पे आपका आंसर कितना आएगा? 180। सॉरी, ऐड करने पे, नॉट इक्वल, ऐड करने पे। क्लियर है? इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखो कैसे करेंगे। तो मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि ये वाला एंगल 8, लेट अस टेक 80 ले लेते हैं, ये 80 है। ठीक है? तो अब मैं बोलूं, बस मुझे एक ये एंगल दिया, मैं बोलूं आपको मुझे ये पैरेललोग्राम, पहली शर्त तो ये पैरेललोग्राम है। अब मुझे एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा, ये सब निकाल के बताओ। ठीक है? तो उससे पहले आपको बोलोगे देखो ये पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो तो इक्वल होंगे। तो ए का अपोजिट कौन सा है? सी वाला, तो ये भी 80 होगा, क्योंकि अपोजिट तो इक्वल होता है। अब बचा हुआ बी, कैसे निकालेंगे भी देखो। ए और डी, सॉरी ए और बी ये कैसे हैं? ये एडजेसेंट है, पड़ोसी है, तो
जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम का सम कितना आता है 180। तो ए और बी को जोड़ने में 180 आएगा, है ना। अब अगर ये वाला 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100। दोनों को ऐड करो 180 आपका आंसर आएगा, आ गया आंसर। ठीक है, अब मुझे डी निकालना है। तो देखो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर बी वाला 100 है तो बी की कौन सा अपोजिट है डी, ये भी 100 होगा। बस समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे प्रॉपर्टी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलरली बात हो रही है डायगोनल्स की। देखो ये कोऑर्डिनेटर है और हमने पढ़ा भी है पहले कि एक कोऑर्डिनेटर में दो डायगोनल बनते हैं। तो देखो यहाँ भी दो डायगोनल बनेंगे, ये सी, और एक बनेगा आपका बी डी। करेक्ट है। अब नोटिस करो ए सी और बी डी दोनों इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं आपस में, इसको हम बोल देते हैं ओ बोल देते हैं, ठीक है ना। आप नोटिस करो जब AC और BD टकराते हैं इस पॉइंट पे, तो देखो इस AC के दो टुकड़े हो गए, एक तो ये AO और एक ये वाला CO, दो टुकड़े हो गए। बात समझ में आ रही है। ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे। ऐसे क्या, ऐसे आप नोटिस करो जब ये AC इस BD को यहाँ टकराता है तो इस BD के भी दो टुकड़े हो गए, एक तो BO, एक ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा, कौन सा DO। ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, समझना। ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल होगा और ये वाला टुकड़ा इसके इक्वल होगा। बात क्लियर है आपको, यस और नो, एकदम क्लियर है। बस ये ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ अगर किसी भी चीज के दो टुकड़े होते हैं और दोनों इक्वल टुकड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाइसेक्ट बोलते हैं ना, बाइसेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये जो डायगोनल्स है इनके दो टुकड़े हो रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के दो टुकड़े करते हैं वो भी इक्वल। तो जो डायगोनल्स हैं उनके दो टुकड़े होंगे और दोनों टुकड़े इक्वल होंगे। तो इसके भी AC के दो टुकड़े हैं, ये वाला दोनों इक्वल होंगे। BD के भी दो टुकड़े हैं, BO और OB, ये दोनों इक्वल होंगे। ये है हमारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। ये तो बेसिक पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, उसके सम करेंगे, ठीक है ना। चलिए।